आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास जो है हम क्वेश्चन 28 तक देखे थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडुअल एवं एंशियंट हिस्ट्री का जो वीडियो है वह प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो कि यूपीएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्व है। तो आइए आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो है चौथा स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पांचवा था। बट जो है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, तब से जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा हो गया। तो इसका ऑप्शन सी होगा चौथा। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश चौथा। तो पहला जो पहला बड़ा राज्य है वह जो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर जो है महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में पांचवा स्थान था, परंतु वर्ष 2014 के आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना राज्य निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जो भारत का त्रिपुरा राज्य है तो यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जो है किस देश से घिरा हुआ है। म्यांमार से, चीन से, या थाईलैंड से, या बांग्लादेश से। तो आइए हम मैप की सहायता से देखते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य है यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जो है किन देश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये भारत का मैप है। तो ये भारत का मैप है, इसमें जो हम त्रिपुरा देखेंगे कि त्रिपुरा राज्य कहाँ है। तो भारत का देखिए, ये जो त्रिपुरा राज्य है आप लोगों को दिख रहा होगा त्रिपुरा राज्य। तो जो त्रिपुरा राज्य है ये त्रिपुरा राज्य है। यह जो है इधर अगर इधर देखा जाए तो इधर उत्तर हुआ, तो उत्तर में जो है बांग्लादेश से, इधर पश्चिम में भी बांग्लादेश है, तथा दक्षिण में भी यह जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद मिजोरम आ गया है। अगर मिजोरम नहीं रहता तो म्यांमार से पूरब की तरफ से घिरा हुआ है। बट जो है उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण, तो उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर जो है बांग्लादेश होगा। तो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो इसको हम देखते हैं मैप से कि किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो दोस्तों जो गुजरात राज्य है, यहाँ से गुजरात राज्य का जो समुद्री किनारा है वह सबसे ज्यादा है। तो गुजरात राज्य का जो समुद्री किनारा देखिए ये भी है। तो ऐसे से अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य का जो समुद्री किनारा है या तटीय किनारा है वह सबसे ज्यादा है। इस गुजरात राज्य का जो किनारा है यह जो 1214 किलोमीटर है। तो गुजरात राज्य का सबसे ज्यादा समुद्र तट से बॉर्डर टच करता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा गुजरात। तो भारत के गुजरात राज्य का समुद्री किनारा सर्वाधिक लंबा लगभग 1214.70 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सा कवरत्ती के लिए सही है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवरत्ती के लिए सही है। तो कवरत्ती महाद्वीप जो है संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। यह प्राचीन सफेद रेत तथा सुंदर और शांत लैगून के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह जो प्राचीन सफेद श्वेत समुद्र, यह प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए जो है कवरत्ती प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम भारत के मैप में कवरत्ती देखेंगे। तो ये जो भारत का मैप है इसमें देखिए जो कवरत्ती है, अगर आप देख रहे हैं तो यह केरल के समीप जो है इधर कवरत्ती है। ये देखिए ये कवरत्ती है। यह कवरत्ती जो है लक्षद्वीप तथा संघ राज्य क्षेत्र, जो लक्षद्वीप संघ राज्य की राजधानी है। यह प्राचीन सफेद रेत तथा सुंदर और शांत लैगून के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो है सफेद रेत होता है, जो रेत होता है वह सफेद होता है, तथा सुंदर लैगून के लिए जो है कवरत्ती जाना जाता है। तो जो कवरत्ती है ये अपने प्राचीन सफेद रेत, समुद्र तटों तथा शांत लैगून के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो कवरत्ती लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। यह प्राचीन सफेद रेत, सुंदर और शांत लैगून के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। तो दोस्तों जलवायु और मौसम में कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो मौसम क्या होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। तो जब वायुमंडल में अचानक अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है तो उसे जो है मौसम कहते हैं। तथा जो जलवायु होता है, जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र का तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहां के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का जो एवरेज होता है उसे जो है जलवायु कहते हैं। तो मौसम और जलवायु में आप अंतर समझ चुके होंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो पूछ रहा है कि भारत में उच्चतम जो वार्षिक वर्षा है या कहाँ पर दर्ज की गई है। तो जो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा है या जो मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई है। तो आइए हम लोग मासिन राम जो मेघालय देखते हैं, यहाँ जो दर्ज की गई है वार्षिक वर्षा। तो दोस्तों यहाँ आप जो है भारत का मैप देख रहे हैं, तो इसमें जो है हम लोग जो है मेघालय देख रहे हैं। तो देखिए ये मेघालय है। तो यहाँ वार्षिक वर्षा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ एक पहाड़ी है, मेघालय की पहाड़ियाँ है, खासी, गारो, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं जो कि त्रिभुजाकार है। तो यहाँ जो मानसून आता है वह आकर के इसमें घिर जाता है। तो जिस तरह से जो मासिन राम है यहाँ जो मैक्सिमम वर्षा कराता है, तो इसलिए जो है भारत की वार्षिक वर्षा जो है सबसे ज्यादा जो है मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई है। तो जो है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। तो पूछ रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो दोस्तों यहाँ जो है आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। तो वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं कि ये जो है ये मेडिटेरियन सी है। तो इसे जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा से जो है ठंड के दिनों में भूमध्य रेखा से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। तो यह भाप बनकर जब पानी उठता है तो यहाँ से मानसून जो है भारत की तरफ ऐसे पश्चिम की तरफ से भारत में एंट्री करती है। देखिए ये भारत है, ये देख रहे हैं आप जो है ये भारत है। तो यहाँ से जो है मानसून जो उठ करके ठंड के दिनों में पहुंचता है। तो यह मानसून, इस मानसून को जो है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो इसको जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इस प्रकार के मानसून को। तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है और पश्चिम में से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो इधर से जो है एक तेज हवा जो पश्चिम की तरफ से आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस हवा को जो है जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, जिसके कारण जो है जो राजस्थान है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत होती है इसके कारण जो है यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल राज्यों में जो बर्फबारी होती है, जो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है और जो है उत्तराखंड है, यहाँ जो काफी वर्षा होती है। पंजाब में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को जो रबी की फसल का टॉनिक बोला जाता है। तो जो पंजाब में यह वर्षा होती है उसे जो है रबी के फसल को का टॉनिक बोला जाता है। तथा राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को जो मावट बोला जाता है। तो पूछा जाता है कि मावट किसे बोला जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है राजस्थान में उसे मावट बोला जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल जो है भूमध्य सागर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल मुख्यतः भूमध्य सागर है जहां से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर में वर्षा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को जो है क्या कहते हैं? तो जो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को जो है लू कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को लू कहा जाता है। यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो भारत में मुख्यतः अप्रैल और जून के मध्य प्रवाहित होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां दिन और रात में जो व्यापक तापांतर अर्थात ताप में ज्यादा अंतर पाया जाता है, तो उस स्थान को हमें बताना है। तो दिए गए विकल्पों में जो थार का मरुस्थल है, यहाँ जो दिन और रात में तापमान में व्यापक अंतर होता है, तो दोस्तों जो बालू होता है वह बालू जो है दिन के समय सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर जो है यह बालू बहुत गर्म हो जाता है, तथा जैसे ही सन रेज जो है जो सूर्य अस्त होता है, तो इससे जो है यह आर्द्रता से बालू बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो जैसे गर्म बहुत ज्यादा हो गया, एक बैग गर्म हो गया, फिर ठंडा भी माइनस में हो गया, तो उनके बीच जो अंतर होता है, तापांतर, वह सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में मरुस्थल एक ही जगह है, तो यह मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो इस तरह से थार मरुस्थल में जो है व्यापक तापांतर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि जो सामान्य वर्षा है उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है, इस मानसून का कहा जाता है। तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का जो प्रस्फोट या फटना कहते हैं। तो जिसे बादल का फटना कहते हैं, इसमें सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक जारी रहती है, तो इसे जो है प्रस्फुटन कहते हैं, प्रस्फोट कहते हैं मानसून का। इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, जिसे फटना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा, प्रस्फुट फटना। तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। मानसून की वापसी के दौरान का संक्रमण, मौसम में दिन का तापमान अधिक एवं रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी होती हैं, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता होती है। तो इसका जो है आंसर डी होगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान होता है। मतलब कि जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है यह भी हाई होती है तथा टेम्परेचर भी हाई होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता मतलब हाई ह्यूमिडिटी से जुड़ा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर है। मानसून की वापसी के दौरान संक्रमण मौसम में दिन का तापमान अधिक और रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है। तो जो दिन में टेम्परेचर होता है वह हाई होता है तथा रातों में जो टेम्परेचर होता है बहुत लो हो जाता है, मतलब ठंडी हो जाती है, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दिन के समय मौसम असह्य होता है और इसे ही अक्टूबर की गर्मी बोला जाता है। तो सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम क्या है? तो पूछ रहा है कि सर्दियों के मौसम के दौरान, जो सर्दी है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर जो है बहती रहती हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बहती हैं। तो जो उत्तर पूर्वी जैसे भारत है, तो भारत के जो उत्तर से ये पूरब से आती हैं तथा उत्तर पूर्वी इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनकी सहायता से जो जो जहाजें होती हैं इन मौसम की दिशा में, इन हवाओं की दिशा में चलाया जाता है, जिससे ईंधन की कम खपत होती है। तो इसलिए इस पवन को जो व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी हो जाती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी हावी रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को कौन सा जलवायु कहा जाता है? शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या मानसूनी? तो जो भारत की जलवायु है यह मानसूनी जलवायु है, अर्थात मानसून आने पर यहाँ वर्षा होती है और मानसून नहीं आने पर यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि जो एशिया है, जो मध्य एशिया है, उसकी अपेक्षा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो है सर्दी बहुत कम होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय महाद्वीप है इसके उत्तर में जो है हिमालय है, तो यहाँ हिमालय के कारण जो हवाएं होती हैं उन हवाओं को जो है, शीत हवाओं को जो है हिमालय रोक लेता है। इसके कारण जो है यहाँ बहुत हल्की सर्दियां पड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, हिमालय के कारण। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। तो जो दिल्ली, जोधपुर, लेह, तो दिल्ली, जोधपुर, जोधपुर और लेह है, इन तीनों का जो वार्षिक तापांतर परिसर अधिक होता है, मतलब तापांतर परिसर अधिक होने के कारण जो है यहाँ गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी और ठंडी पड़ेगी तो ये भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है यह अति विषम है। तो यहाँ इसका ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। और अगर ऑप्शन में जोधपुर रहता और लेह रहता तो वो भी माना जाता, तो इसमें दिल्ली होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो दिल्ली, जोधपुर, लेह का वार्षिक तापांतर परिसर अधिक है, इस कारण इस स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। तो पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण जो है शीतकाल काल के दौरान वर्षा होती है। तो दोस्तों मान लीजिए ये भारत है पूरब की तरफ से, तो यहाँ जो है भूमध्य रेखा है, यहाँ भूमध्य रेखा है, तो यहाँ जो जेट स्ट्रीम एक हवा चलती है, उसी हवा के कारण जो है भूमध्य रेखा की जो मानसून है यह भारत के तरफ आती है। तो यहाँ जो है इन मानसून के कारण जो है भारत में शीत ऋतु के कारण वर्षा होती है। तो यह जो है इस जो यह जो मानसून आता है इसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, या जो है पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। तो पूछ रहा है कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो उसका क्या कारण है। स्थानीय वायु परिसंचरण की उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, मानसून की शीतोष्ण ऋतु, या दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु मानसून है। तो आइए जो है हम लोग मैप से देखते हैं कि भारत में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है। तो दोस्तों ये जो है हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं, तो भारत के मैप में जो शीत काल में जो वर्षा होती है, तो यह वर्षा जब भारत के उत्तरी भाग में वर्षा करा करके जब मानसून लौटता है समुद्र की तरफ, तो यह मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी में आता है और बंगाल की खाड़ी से कुछ जो जल लेकर के जो है यह तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इस कारण जो है भारत में तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में जो है के प्रारंभ में वर्षा होती है। तो यह जो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के कारण होता है। तो यह जो उत्तरी भाग है और यह पूर्वी भाग है, उत्तरी और पूर्वी भाग का जो मानसून होता है उसी कारण जो है तमिलनाडु में शीत ऋतु के में वर्षा होती है, क्योंकि यह लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। यह लौटते हुए मानसून के कारण इसलिए वर्षा होती है क्योंकि जब दक्षिण की तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून जब जाता है तो जो होता है तो उससे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टाइम जोन है। दोस्तों टाइम जोन होता क्या है, तो जो टाइम जोन है इसकी सहायता से हम किसी भी देश या क्षेत्र का जो है टाइम निर्धारित करते हैं। तो पूछा कि जो भारत का मानक समय है जो मेरिडियन है यह क्या है। तो यह देशांतर या अक्षांश या देशांतर या अक्षांश, तो ऐसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देशांतर जानते हैं कि जो लंबवत रेखाएं होती हैं यह जो देशांतर रेखा
होती है तथा अक्षांश रेखा जो क्षैतिज रेखा होती है वह जो है अक्षांश रेखा होती है। तो भारत का जो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ जो अगर गोलार्ध में बांट दिया जाए तो भारत इधर है, तो यह जो उत्तरी जो देशांतर है, सॉरी अक्षांश नहीं, उत्तरी देशांतर, यह भारत का मानक है। तो जो भारत का 82.5 डिग्री जो है, सॉरी पूर्वी देशांतर, अक्षांश उत्तरी होता है जबकि देशांतर पूर्वी होता है, क्योंकि देशांतर रेखा ऐसे ऐसे होता है, तो यह जो पूरब की तरफ होगा इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, या पश्चिम की तरफ होगा, जबकि अक्षांश होता है या क्षैतिज होता है तो यह जो उत्तर दक्षिण की तरफ होता है। तो यह जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट देशांतर होता है। तो दोस्तों मैप में हम देखेंगे यह 82.5 डिग्री जो देशांतर होता है, यह 82.5 डिग्री जो देशांतर होता है, यह जो है 82.5 डिग्री देशांतर, यह जो है प्रयागराज मिर्जापुर आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है तथा यह 5 राज्यों से, पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर होता है यह भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो यह जो 5 राज्यों से गुजरता है, उन 5 राज्यों का कभी कभार नाम भी पूछ लेता है। तो उन 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से जो गुजरता है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद जो है यह जो है मध्य प्रदेश में एंटर करता है, इधर जो है मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाद जो है ये मध्य प्रदेश में एंटर करता है, ये एमपी होता है, ये यूपी, फिर इसके बाद एमपी में एंटर करता है, फिर एमपी के बाद जो है यह छत्तीसगढ़ में एंटर करता है, ये छत्तीसगढ़ में, फिर छत्तीसगढ़ के बाद जो है ओडिशा में एंटर करता है, फिर ओडिशा के बाद जो है यह आंध्र प्रदेश में एंटर करता है। तो 5 राज्य हो गए, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा एवं 5वां जो है आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्यों से भारत का जो मानक समय है यह 5 राज्यों से गुजरता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका ऑप्शन ए सही है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्जापुर आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है। मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो जीएमटी है ग्रीनविच से कितना आ गया, तो ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटा आ गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा या 5 घंटे 30 मिनट आ गया है। भारत के मानक समय का निर्धारण जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जो 2019 की डाटा के अनुसार भारत के किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जो भारत की मुंबई शहर है इसमें जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 2019 के आंकड़ा के अनुसार भारत के मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो मुंबई शहर की जो जनसंख्या है वह 1,24,42,373 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष आया, तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम जो वर्ष 1969 में आया। तो इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को जो है अनिवार्य कर दिया गया, तो यह जो 1969 में आया था इसका ऑप्शन बी सही है। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का जो अधिनियम है यह 1969 में लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया एवं जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है भारत जो अगर शहर पूछा जाएगा तो वह जो मुंबई है, बट यहाँ राज्य पूछा है तो यहाँ महाराष्ट्र होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, तो यह जो है पॉपुलेशन या जनगणना से संबंधित है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो 382 जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो जो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार वह जो बिहार है। बिहार में सर्वाधिक जनगणना घनत्व है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो बाल लिंगानुपात है वह जो 300 उत्तर प्रदेश में जो बाल
लिंगानुपात है वह पूछ रहा है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है, जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 916 था। वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो थी वह 20.2% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7% से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 3 जनसंख्या वाले जिला क्रमशः जो है प्रयागराज है। तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वह प्रयागराज में है। फिर दूसरे नंबर पे जो है मुरादाबाद है और गाजियाबाद है। तबकि जबकि निम्न जनसंख्या वाले जो जिले हैं वह पहले नंबर पे महोबा है। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। तो इसमें जो है सबसे अधिक एवं सबसे कम पूछ रहा है, तो इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है तबकि जबकि महोबा में सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 3 जनसंख्या वाला जिला क्रमशः इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद है, जबकि निम्न जनसंख्या वाले 3 जिले महोबा, चित्रकूट तथा हमीरपुर है। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो हरियाणा में कोई जनजातीय संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और पंजाब राज्य, तो हरियाणा एवं पंजाब राज्य में कोई जनजातीय संख्या मतलब एसटी नहीं है, जबकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। तो पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कोई भी एसटी नहीं है? तो हरियाणा एवं पंजाब राज्य में कोई भी जो है एसटी नहीं है, जनजाति है नहीं है, जबकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो भारत की जनसंख्या जो भारत की जनगणना है, जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, जबकि नियमित दशकीय जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। तो पूछा जाता है कि भारत की जो जनगणना है यह किसके कार्यकाल में हुआ? तो यह जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? 1872 में। जबकि भारत में नियमित दशकीय मतलब एवरी 10 ईयर्स में जो जनगणना है वह कब से प्रारंभ हुआ? तो यह जो 1881 से प्रारंभ हुआ। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या कितनी है? तो यह जो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का है, जो कि 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। बिहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार की है। बिहार में जो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित मतलब एससी जाति कितनी है? तो एससी जाति जो है 16.6% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो परसेंट है यह 16.6% है। सर्वाधिक व न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम में। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक एससी है, मतलब अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, जबकि मिजोरम में सबसे कम है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो एसटी है यह सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता क्रमशः पंजाब में है तथा न्यूनतम जो है मिजोरम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो देश की कुल जनसंख्या का यहाँ जो है
4.9%, 16.5% जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस राज्य की कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या इस राज्य की जो है पूरे वर्ल्ड का जो है 16.5% है। प्रतिशत ही पूछा जाता है, जनसंख्या जो है वो उतना नहीं पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या है? तो जो उत्तर प्रदेश है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या सघनता, जो यहाँ पूछ रहा है कि जनसंख्या सघनता, यहाँ जनसंख्या सघनता मतलब जनसंख्या घनत्व, तो गुजरात का जो जनसंख्या घनत्व है, यह जो 308 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा का 350 है, जबकि जो है मध्य प्रदेश का जो है 236 है, एवं जो पश्चिम बंगाल को जो है 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या सघनता प्रति वर्ग किलोमीटर, गुजरात का 308, त्रिपुरा का 350, मध्य प्रदेश का 236, पश्चिम बंगाल का 1028 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई? तो पूछ रहा है कि 2001 से 11 के दौरान ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई बल्कि जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि हुई, मतलब जनसंख्या में घटाव देखा गया। तो ऐसे राज्य को पूछ रहा है, तो यह राज्य जो है नागालैंड है। तो इसका ऑप्शन जो है नागालैंड होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई। नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है -0.6% रही। तो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग रहता है? तो जो भारत में कुल आबादी है उसका कितना परसेंट भाग रहता है? तो भारत में कुल आबादी का जो 17% भाग जनसंख्या रहती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% है। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो चीन है, जो कि 18.5% जनसंख्या रहती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 4.3% रहती है तृतीय स्थान पर, जबकि चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है जहां विश्व की जनसंख्या का 3.5% रहती है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो वह जो चीन में रहती है, जो कि 18.5%। दूसरे नंबर पे भारत है जहाँ जो 17.7% रहती है। फिर तीसरे नंबर पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ जनसंख्या जो 4.3% रहती है। फिर चौथे स्थान पर जो है इंडोनेशिया जहाँ जनसंख्या 3.5% रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 और 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई? तो पूछ रहा है कि जो वर्ष 2001 है और 1 से लेकर के 2011 के बीच जनगणना में कितना जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो उसमें जो है 17.7% की 10 की वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 17.7%। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि जो है 17.70% रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश के मध्य आयु न्यूनतम है? तो पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी मध्य आयु जो है वह न्यूनतम है? तो उस प्रदेश का नाम बताना है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो मध्य आयु है वह न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। तो SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2014 में सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा केरल का है। मतलब केरल के लोग जो है 74 मतलब नियर अबाउट 80 वर्ष जीवित रहते हैं, जबकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वह जो 71.6 वर्ष रहते हैं जीवित, जबकि राजस्थान के लोग जो है 67.7 वर्ष जो है रहते हैं, मतलब 68 वर्ष रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग जो है बहुत कम समय तक ही जीवित रहते हैं, या जो 65 ईयर्स नियर अबाउट तक जीवित रहते हैं। तो वही औसत आयु जो है उत्तर प्रदेश के लोगों का सबसे कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है आबादी में, यूपी पहले नंबर पे है
फिर दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे बिहार है आबादी में, तो इसका ऑप्शन डी होगा बिहार। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे, आंध्र प्रदेश पांचवें नंबर पे है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो बिहार है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला की नागरिकों की संख्या कितना है? तो वह जो 53 मिलियन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 53 मिलियन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक रहते हैं, जबकि 53 मिलियन जो महिला एवं 51 मिलियन जो है पुरुष रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है? तो पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो है राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, अर्थात 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग ही रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो बिहार में है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या जो है दिल्ली में है, जो कि 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो पूछा जाता है कि राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किसमें है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो राज्यों में किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 किलोमीटर में 46 व्यक्ति रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो सिक्किम है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो वह जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ जनसंख्या वाला राज्य पूछा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिक्किम। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम है, इसका जो जनसंख्या है वह जो है 61,577 है। इसके बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, जबकि उत्तराखंड नहीं, इसमें जो है चौथे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से 100 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ से अधिक आबादी नहीं है? तो वह जो है वह राज्य कौन सा है? तो 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, ऐसे राज्य का नाम पूछ रहा है। तो ये टफ क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल है, इसमें 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में 100 मिलियन से अधिक आबादी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.68% है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 67.68%। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष साक्षरता दर है यह जो 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता दर जो है 57.18% है। तो अगर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण साक्षरता दर पूछा जाएगा तो वह जो 67.68% है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर पूछा जाएगा तो वह जो 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा जाएगा तो जो 57.18% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है, तो ऐसे राज्य का नाम बताइए। तो जो बिहार है, बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिहार। तो 2011 की
जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, जो कि 51.5% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य बिहार है, राजस्थान है, झारखंड, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वह जो 943 है, 943 है, 943 व्यक्ति 943 है। जबकि जो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह जो 912 है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। तो एनपीपी से क्या अभिप्राय? तो जो एनपीपी है, एनपीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एनपीपी किसे बोला जाता है। तो जो एनपीपी है या जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को जो है एनपीपी कहता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो भारत की जो लगभग आधी जनसंख्या या 5 राज्यों में रहती है, ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश यूपी है, फिर जो है महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है तथा आंध्र प्रदेश है। तो जो केरल है, केरल इन 5 राज्यों में नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत का लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो 2017 में दर्ज भारत के शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो 2017 में दर्ज भारत का जो शहरीकरण है उसकी स्थिति क्या है? तो भारत का जो शहरीकरण की स्थिति है या जो 30 से 35% है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार को शहरीकरण कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण बोला जाता है। दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं वे रोजगार की कमी के कारण शहरों की तरफ पलायन करते हैं, तो इसी को जो शहरीकरण कहा जाता है। तो मतलब गांव से लोग जब शहर की तरफ जाते हैं तो उसे शहरीकरण बोला जाता है। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार वर्ष 2017 में भारत का शहरीकरण जो है 33.54% है। मतलब 33.54% लोग गांव से जाकर के शहरों में निवास किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वह सबसे कम है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति कितना, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व ये जो 829 है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 829। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो जो हैदराबाद है, यह हैदराबाद भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ठाणे कल्याण शहर पहले नंबर पे, जो कि मुंबई शहर पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं? तो पूछ रहा है कि जो भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व वह कितना है? तो भारत का जो अनुमानित जनसंख्या घनत्व है 2011 के डाटा के अनुसार यह जो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 382। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो पूछ रहा है कि किसी भी स्थान को एक नगरीकृत शहर, नगरीकृत स्थान घोषित करने के लिए किसी भी स्थान का जो जनसंख्या है यह कितना होना चाहिए? तो किसी भी स्थान का जो जनसंख्या है या जो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने हेतु तो निम्न स्थितियां, पहला जनसंख्या 5000 से अधिक हो, दूसरा पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या है, जो पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग जो है कृषि से भिन्न कार्य कर रहा हो। तो जो पुरुषों का जो जनसंख्या है वह जो उसमें 75% से अधिक भाग जो है कृषि नहीं कर रहे हो, मतलब कृषि के अतिरिक्त दूसरा काम कर रहे हो, जबकि जनसंख्या का घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या
वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण नहीं है। तो जो खनिज है, नगरीकरण और शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ खनिज रहेगा वहाँ लोग अधिक रहेंगे, क्योंकि खनिजों से जो है अत्यधिक संसाधन होते हैं, जबकि नगरीकरण से भी, शहरीकरण से भी होंगे, औद्योगिकीकरण से भी होंगे, तथा पानी की उपलब्धता जो वहाँ होगी, तो पानी की उपलब्धता के कारण जो है यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पानी की उपलब्धता। इसका ऑप्शन बी सही है। तो खनिज नगरीकरण और शहरीकरण जो है, खनिज नगरीकरण या शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारक है, क्योंकि यह जो है कारक तो है, पानी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन यह भौगोलिक कारक है, क्योंकि किसी भी स्थान पर वर्षा होना या न होना वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यह जो भौगोलिक कारक है। तो नेक्स्ट है भारत का भूगोल विविध। तो यहाँ जो भारत का जो भूगोल है इससे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खादर या बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो पूछ रहा है कि जो खादर और बांगर है ये किस प्रकार की मिट्टी है। तो जो खादर या बांगर है या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। जो खादर है, खादर को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यह जो खादर है इसे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे नदियां हैं, तो नदियां अपने साथ जो मिट्टियों, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को बहा करके लाती हैं, तो इसका जो निकटतम किनारा भाग होता है उसे जो है खादर बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तथा इसका जो प्राचीनतम किनारा होता है, जो अत्यधिक दूर होता है, उसे जो है बांगर बोला जाता है। तो इसे जो बांगर को पुरानी मिट्टी बोलते हैं तथा खादर को जो है नई मिट्टी बोलते हैं। तो खादर और बांगर जो है यह जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा है, जबकि बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है। भारत के लगभग 33.5% भाग में यहीं से मृदा पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। तो पूछ रहा है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां जो जो अपर्दन होता है वह सबसे अधिक होता है, क्योंकि शुष्क भूमि में ऐसा क्या कारण है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो जड़ें होते हैं वह जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं। तो जिस तरह से वहाँ जो है अपर्दन नहीं होता है, तो इसका कारण जो है मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण अति चराई है। तो जो शुष्क भूमि है यहाँ अत्यधिक चराई होती है, मतलब गाय और भैंसे या जानवर चलते हैं। अति चराई के कारण भूमि के ऊपर से परतें हट जाती हैं, जिससे जिससे शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अति चराई। जबकि वन आग, वन रोपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अति चराई। तो मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण अतिचराई है। अतिचराई के कारण भूमि के ऊपर से परत हट जाती है, जिसके कारण जो है शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमुखी के खेत के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो पूछा है कि जो सूर्यमुखी का खेत है उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो इसके लिए जो है रीगर या रेगुर मिट्टी जो है सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, यह सबसे अच्छी मानी जाती है। यद्यपि सूर्यमुखी को की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो जो बारिश के पानी में बह जाना, जो बारिश के पानी में बह जाना, यही जो है मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बारिश के पानी में बह जाना। तो बारिश के पानी में बह जाना, रेन वॉश, मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है, जबकि आश्रय, आवरण, शेल्टर बेल्ट, समोच्च जुताई, कंटूर कल्टीवेशन एवं घास पात से ढकना मिट्टी के संरक्षण का एक माध्यम है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो पूछ रहा है कि जो मिट्टी का कटाव है यह सबसे अधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी में होता है? यह जो है सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी एवं बलुई मिट्टी, मतलब उपर्युक्त सभी मिट्टियों में मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, जिसका ऑप्शन डी सही है। तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक जो है मटियार, दोमट मिट्टी में पाया जाता है। सिल्ट मिट्टी या बलुई मिट्टी में दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। तो जो सिल्ट मिट्टी एवं बलुई मिट्टी है ये भी दोमट मिट्टी के ही भाग है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, जबकि 40% मृतिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, तो इसका विकल्प डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो जो मिट्टी के कण एवं चट्टानों का जो दरार होता है, दोस्तों जो ऐसे चट्टान होता है तो चट्टानों में ऐसे दरार होता है, ठीक है। तो यहाँ जो पानी भरा रहता है तो इस भाग को पूछ रहा है क्या कहा जाता है? तो इस सीमा को क्या कहा जाता है जहाँ पर पानी भरा होता है? तो इस सीमा को जो वाटर टेबल या जल तालिका बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वाटर टेबल या जल तालिका। तो मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा जल तालिका या वाटर टेबल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जलोढ़ मिट्टी देश के 35.5% भाग के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में, मतलब जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन या ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो जो क्षेत्रीय मृदा है उसको और क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय मृदा को जो है ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ट्रांसपोर्टेड मृदा। तो मृदा वर्गीकरण के तहत मृदा को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न: पहला जोनल मृदा, दूसरा अजोनल मृदा, तीसरा जो है इंट्राजोनल मृदा। ये तीनों वर्गीकरण जो है ट्रांसपोर्टेड मृदा के ही अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फसल है जो कि अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय धरती में जो है सफलता से उगाया जा सकता है? तो जो खीरा है यह अम्लीय मिट्टी में सफलता से उगाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हल्की अम्लीय मृदा में खीरा जो है सफलता पूर्वक उगाया जाता है। न्यूट्रल मृदा वह होगी जिसका पीएच परास जो 6 से 7.3 हो। इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाती है। तो जिसका परास 6 से 7.3 से, मतलब 6 से कम हो, वह अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा जिस प्रकार की मृदा से उत्पन्न होती है वह जो 6.1 से 6.5 में होता है, मतलब अम्लीय मृदा में जो है खीरा उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? पूछ रहा है कि भारत में कई कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो मिट्टी का जो लाल रंग होता है या जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फेरिक ऑक्साइड। तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग जो है यह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो पूछ रहा है कि मिट्टी का जो पूछा जाता है कि मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में जब यह जलयोजित होता है तो यह मिट्टी जो पीली दिखाई देती है। तो शुष्क मृदा जिनमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल होते हैं का एक इकाई आयतन द्रव्य भार क्या कहलाता है? तो यह जो स्थूल घनत्व कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्थूल घनत्व। तो शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल है का एक इकाई आयतन द्रव्य भार जो स्थूल घनत्व से परिभाषित किया जाता है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। खनिज तथा अकार्बनिक अवयवों का अनुपात स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी को परिभाषित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल क्या है? तो पूछ रहा है कि जो यूपी है, यूपी की प्रमुख रबी फसल क्या है? तो यूपी की जो प्रमुख रबी फसल है वह जो गेहूं, चना, मटर एवं जौ यूपी की प्रमुख रबी फसल। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017
2018 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान रहा। तो यह उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो कि अभी के डाटा के अनुसार पूछ सकता है कि दालों का कितना। तो उस समय जो दालों का उत्पादन था वह जो है पहला था भारत का। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एफएओ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑफ पल्स 2020 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भी दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तो क्रांति कौन सी ऐसी क्रांति है जो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी क्रांति है जिसके द्वारा भारत जो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। तो जो श्वेत क्रांति है, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, इस क्रांति के जो जनक हैं यह वर्गीज कुरियन है। तो इसको जो है श्वेत क्रांति बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 में शुरू हुआ। श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल एवं गेहूं का उत्पादन किया गया। तो यह जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो 3 जून, तो इसमें जो है अभी जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार देखते हैं, तो 2023-24 के अंतिम जो अनुसार है, इसमें जो भारत 332.30 मिलियन टन अनाज, जिसमें गेहूं 113.3 मिलियन टन, जबकि चावल जो 137 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो पूछ रहा है कि कौन से मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो जो सर्दी मौसम है, सर्दी मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में रबी फसल की बुआई सर्दी, जो कि अक्टूबर नवंबर के मौसम में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के उदाहरण है। जबकि खरीफ फसल की जो बुआई है जून जुलाई के महीने में होती है। जो खरीफ फसल में जो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल आदि जो है खरीफ फसल के उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य में है। तो पूछ रहा है कि जो मथानिया मिर्च है यह किस राज्य में है। तो जो मथानिया मिर्च है यह जो राजस्थान में, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह मिर्च केवल राजस्थान के मथानिया में उगती है, इसलिए इसे मथानिया लाल मिर्च के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि खेती के ऐसे रूप को जो है पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है जीविका कृषि से के नाम से जाना जाता है, जिस पर जो है किसान की सभी परिस्थितियां या सभी जो कार्य है यह डिपेंड रहती है। तो लालन पालन इसी के द्वारा होता है, तो इसे जीविका कृषि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो खेती का वह प्रकार जिसमें किसान और उनका परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ में पशुपालन भी करता है, उसे जीविका कृषि या सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो जो खरीफ फसल है वह जो कपास है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, खरीफ फसल कपास है। जबकि गेहूं, चना, सरसों, जो गेहूं, चना, सरसों है, ये तीनों जो है रबी फसल है। तो गेहूं, चना व सरसों रबी की प्रमुख फसल है, जबकि कपास खरीफ की फसल है। कपास एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है, जिसे सफेद सोना कहा जाता है। तो जो कपास है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। इसका कपास का मूल स्थान भारत है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो जो कपास है इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे कपास को सफेद सोना कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक भारतीय कृषि की जो है मुख्य विशेषता नहीं है। तो जो भारतीय कृषि है यह मानसून पर निर्भर करती है। तो हाँ, यह विशेषता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। तो जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है यह कृषि पर निर्भर करती है। तो ये भी सही है। यह निर्वाह कृषि है। तो हाँ, जो भारतीय कृषि है इससे जो है लोगों का जीवन निर्वाह चलता है। तो ये सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो ये गलत है। इसका ऑप्शन डी यही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यही मुख्य विशेषता नहीं है।
तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिकतम भाग जो है कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। तीसरा, जोतों का छोटा आकार, जो भारत का जो जोत है, यहाँ जनसंख्या अधिक है, मतलब एक व्यक्ति के पास कम क्षेत्र है, तो इसलिए जोतों का जो आकार वह छोटा है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, मतलब यहाँ के लोग जो है कृषि पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। तथा प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता, कृषि को जीविकोपार्जन का सघन साधन मानना, तो जो कृषि है इसको जीविकोपार्जन का लोग यहाँ साधन मानते हैं। तथा औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो जो औद्योगिक फसलों की प्रधानता यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 के दौरान भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना था? तो ये भी उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार देखते हैं। तो जो 2023-24 है, इसके अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 332.30 मिलियन टन अनुमानित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? तो जो भारतीय हरित क्रांति है उसके अनुसार कौन से अनाज का जो है अत्यधिक उत्पादन किया गया? तो हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं और चावल का जो है, जो गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गेहूं चावल। तो भारत में वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का में ही किया गया, परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बना? तो पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा आयोग है जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बताया? तो उस आयोग का जो नाम है, या जो कृषि लागत एवं कीमत आयोग है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो जो कृषि लागत व मूल्य आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह जो उत्तर प्रदेश है, यह दोस्तों पिछले महीना जो RO ARO का एग्जाम था उसमें पूछा गया है। तो यह जो उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न काल के दौरान उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि अभी भी है। 2023-24 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है क्रमशः मध्य प्रदेश, पंजाब का स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय खेती जिसे इको फार्मिंग कहते हैं को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पर्यावरणीय खेती है जिसे इको फार्मिंग कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो पर्यावरण अनुकूल खेती जिसे इको फार्मिंग को जो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है, इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवारनाशियों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें जीवाणु से युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात को जो है, जो उनके संसाधन है, अपने संसाधनों के जो अनुपात को जो है, अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, तो इसे जो है सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वह खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, सहकारी खेती कहा जाता है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप में खेती करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पैदावार वाले बीज में किसमें, जो उच्च पैदावार वाले बीज हैं, बीज की किस्में सोनालिका एवं कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है, यह किस फसल से संबंधित है? तो सोनालिका एवं कल्याण सोना यह जो गेहूं से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो उच्च पैदावार वाली किस्में
जो सोनालिका और कल्याण है, सोना है, यह गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं की देश में विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म एचडी 3226 पूसा यशस्वी, जबकि गेहूं की अन्य किस्में गोमती, मंदाकिनी, त्रिवेणी एवं गंगोत्री आदि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? पूछ रहा है जो पूसा हाइब्रिड 4 है ये किसकी संकर प्रजाति है? तो जो पूसा हाइब्रिड 4 है यह जो टमाटर की संकर प्रजाति है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की संकर प्रजाति है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो है टमाटर की उन्नत किस्म है। तो पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्म जो है अर्का विकास तथा पूसा अर्ली ड्वार्फ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो तंबाकू की प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वह 3 से 5 किलोग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको छोड़ करके जो है सभी खरीफ फसलें हैं? तो जो गेहूं है, गेहूं रबी की फसल है, जबकि मक्का, बाजरा एवं रागी ये तीनों जो खरीफ की फसल है। तो गेहूं रबी की फसल है, अतः गेहूं को छोड़कर सभी मक्का, रागी बाजरा खरीफ की फसल है। तो निम्न में से हरित क्रांति के संदर्भ में एचवाईवी बीज क्या है? तो जो एचवाईवी बीज है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो एचवाईवी बीज है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, तो यह जो है उच्च उपज वाली किस्में, मतलब हाई यील्ड वैरायटी। तो एचवाईवी का जो फुल फॉर्म है यह जो हाई हाई यील्ड, IELD तथा वैरायटी, यह जो है एचवाईवी का फुल फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो हरित क्रांति के संदर्भ में एचवाईवी बीज से तात्पर्य है उच्च उपज वाली किस्मों, हाई यील्ड वैरायटी से। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया। इसके प्रणेता जो है MS स्वामीनाथन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें किनकी जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, यह फसलें कौन सी हैं? तो पूछ रहा है कि जो सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं जिनकी जो है वसंत में कटाई की जाती है, तो ऐसी फसलें कौन सी हैं? तो ऐसी फसलें जो है रबी फसलें कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं तथा मार्च या अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? तो जो कौन सी क्रांति है जो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की है? तो ऐसे क्रांति का नाम बताना है। तो जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति से जो है तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को जो है पीली क्रांति नाम दिया गया है। भारत में पीली क्रांति के जो पिता है वह जो सैम पित्रोदा है। तो पूछा जाता है कि पीली क्रांति के जो फादर है उनको क्या कहा जाता है? तो पीली क्रांति के जो फादर है उनको जो सैम पित्रोदा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास से जिम्मेदार है? तो जो स्वर्ण क्रांति है या जो बागवानी के लिए जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी क्षेत्र के विकास से संबंधित है, जबकि तिलहन क्रांति जो है पीली क्रांति से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन जो है यह काली क्रांति कहा जाता है, जबकि आलू उत्पादन जो है गोल्ड क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है यह जो है बागवानी क्षेत्र से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति, तथा जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है यह पीली क्रांति है, तथा काली क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, एवं गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ फसलों के लिए जो है गर्म एवं नम मौसम की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म एवं नम मौसम की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य में वाणिज्यिक फसल है? तो जो चावल है या जो पंजाब की वाणिज्यिक फसल है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो चावल है, चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन ओडिशा के लिए यह निर्वाह फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो जो चावल है, चावल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन डी सही है।
तो धान या चावल की खेती के लिए जलाक्रांति या जल भराव की आवश्यकता होती है। धान की फसल के लिए अधिक पानी एवं वातावरण में नमी की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी फसली ऋतुएं हैं? तो जो भारत में फसली ऋतुएं ये 3 है। तो भारत में बुआई के आधार पर फसलों को जो 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला रबी, खरीफ एवं जायद है। तो रबी की फसल पूछा जाता है कब बोई जाती है, तो जो रबी की फसल है यह जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि यह काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। तो रबी की फसल में कौन सी फसलें आती हैं? तो रबी की फसल में जो है सरसों, गेहूं, आलू, चना एवं मटर आती है। जबकि खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है, और खरीफ की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल में जो है धान, मक्का, सोयाबीन एवं बाजरा आदि आता है। जबकि जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जो जून में काट ली जाती है। जायद फसल में खरबूजा, तरबूज, मूंग एवं आदि आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत जो है प्रथम स्थान है। तो जो 2023 का डाटा है, 2023 के डाटा के अनुसार भारत दुनिया भर में जो खेतों में मिलने वाली उपज है उसमें जो चीन का जो स्थान है वह प्रथम स्थान पर है। तो भारत में गेहूं की औसत पैदावार कितनी है? तो भारत में गेहूं की औसत पैदावार जो 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। तो यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 2023 के डाटा के अनुसार गेहूं का औसत पैदावार जो 3521 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो भारत में कुल गन्ना उत्पादन का जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रश्न काल में भारत के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता था। बट जो 2023-24 का अंतिम अनुमान है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो है 47.62%, जबकि महाराष्ट्र 24.73%, जबकि कर्नाटक जो है 9.23% गन्ना उत्पादन करता है। तो गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कौन सी फसलें हैं? तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें रबी फसलें, खरीफ फसलें एवं जायद फसलें हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ रबी, खरीफ एवं जायद फसलों का उत्पादन होता है। रबी फसल में जो गेहूं, जौ, राई, सरसों, चना, मटर आदि है। जबकि खरीफ फसल में जो है धान, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, कपास इत्यादि है। जबकि जायद फसल में जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंग, उड़द इत्यादि है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो जो मोल्ड बोर्ड हल है तथा मृदा कुदाल सब साइलर है, यह जो है दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है। तो मोल्ड बोर्ड हल जो हल होता है यह जो जुताई का, तथा मृदा खुदाल यह भी जुताई के प्राथमिक उपकरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो जुताई के प्राथमिक उपकरण है प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स व जो मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी टिलर तथा कल्टीवेटर, छेनी हल तथा सब साइलर, मृदा कुदाल, जबकि डिस्क हैरो द्वितीयक टिलेज उपकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो यह जो ड्रिप प्रणाली है यह श्रेयस्कर है सिंचाई के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत की जाती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। तो जो पानी है इसके जो पौधों के जड़ होते हैं इसमें जो बूंद जैसे बारिश होती है बारिश के रूप में टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए जो वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। जबकि फैरो है इस प्रणाली को जो कुंड सिंचाई के से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जो वार्षिक क्रम है और तथा जो वर्षांतर है यह फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस फसल उगाने की व्यवस्था को जो है पूछ रहा है कि तो इस फसल उगाने की व्यवस्था को जो है
फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फसल रोपण अनुक्रम। तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को जो फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, ऐसे खेती को क्या कहते हैं? तो ऐसे खेती को जो है लंबवत खेती, वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लंबवत खेती, वर्टिकल फार्मिंग में खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। तो इस वर्टिकल खेती में जो खेती जो जमीन पर नहीं होती बल्कि जो बिल्डिंग बने होते हैं, बिल्डिंग के ऊपर जो छत होता है उस पर खेती की जाती है। इसे वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स ऐसा कृषि है जिसमें जो है जल में मृदा उगाया जाता है, मतलब मिट्टी के विहीन जल में जल में जो पेड़ पौधे उगाया जाता है, जो एरोपोनिक्स है, या जो है वायु में उगाया जाता है। तो वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा एवं खरपतवार निकलता है? तो यह जो 350 मिलियन टन निकलता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें शुद्ध खेती की गई हो तथा ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार, 2 बार या एक मोर देन 1 टाइम्स खेती की गई हो, तो उसे जो है कुल खेती क्षेत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कुल खेती क्षेत्र तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार में से अधिक खेती की गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो जो ईख है, ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है। तो आलू गन्ना रूट जड़ नहीं बल्कि तना। तो जो आलू एवं गन्ना है यह तना है, जबकि शकरकंद एवं जो चुकरकंद है, यह चुकंदर है। जो शकरकंद एवं चुकंदर या जो जड़ है, ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं। तो रूट क्रॉप ऐसे फसल होते हैं जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं, जैसे आलू हुआ, गाजर हुआ, इसे जो है रूट क्रॉप कहते हैं। तो इस आधार पर विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी रूट क्रॉप हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है। तो पूछ रहा है कि जो थ्रेसर है इसके द्वारा दानों का अधिक नुकसान कैसे होता है? तो जो थ्रेसर है इसके द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है। पकी फसलों को, जो पकी फसल है इसको थ्रेसर में डालने में कमी हो। तो जो अगर पकी फसल है इसको थ्रेसर में ना डाला जाए तो इससे जो जो दानों का नुकसान है यह कम होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो यह जो है उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो फसल कटाई परीक्षण है यह उपज एवं उत्पादकता की दर, यील्ड रेट का अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। यह तकनीकी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों में आजमाई जाती है। तो भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? जो भारत में रजत क्रांति है यह जो अंडा एवं चिकन के उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में रजत क्रांति जो अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसके जनक जो वर्गीज कुरियन है। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिससे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इन्हें ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया, जो विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक है। तो धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो जो धान की भूसी है, इसका प्रतिशत अनुमानतः जो है 20% होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा में भी धान पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल की 3 मौसम पाए जाते हैं? तो पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल की 3 मौसम पाए जाते हैं? तो जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत जो है आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम में, तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु के सभी जगह धान की फसलों में 3 मौसम पाए जाते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश का ब्रह्मपुत्र घाटी है के अंतर्गत असम तथा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश है, तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम है, तथा तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह पर धान जो 3 मौसमों में उगाया जाता है।